बच्चों 12वीं कक्षा का जो भौतिकी का जो पहला अध्याय है अ, उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। जो पूरी इकाई है, जो यूनिट है, उसका नाम ये है। इस इकाई में 3 अध्याय हैं, 3 पाठ हैं। उस पहले पाठ का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इस अध्याय का जो नाम है, वो उसमें आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है कि स्थिर विद्युतिकी। अच्छा, विद्युत तो इसमें क्लियर है कि विद्युत का कुछ एक अनुभव आपको आ रहा है। तो विद्युत का जो कारण होता है, वो आवेश होता है और आवेश चल भी सकता है और स्थिर भी रह सकता है। तो एक स्थिर आवेश के जो गुण और प्रभाव होते हैं, उसके बारे में जो अध्ययन करना है, उसी कारण से इस चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। तो विद्युत का जो कारण है वो आवेश है। तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आवेश क्या होता है? क्या हम लोगों ने आवेश को देखा है? तो आवेश के बारे में सबसे पहला डिस्कशन होगा हम लोग का, जिसको हम अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। उस आवेश की बात हम करेंगे। इसको जो इसका इससे हम प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश क्या है? आवेश कहीं ना कहीं हम सबने देखा है, मतलब उसके प्रभाव को देखा। आवेश तो वैसे दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे सर्दियों में जब शुष्क त्वचा होती है और हम लोग स्वेटर को निकालते हैं या पहनते हैं, या फिर कंबल को ओढ़ते समय या उसको हटाते समय हम लोग चिंगारियां देखते हैं। चट-चट की आवाज आती है और चिंगारी से निकलती है। ये जो चिंगारियां हैं, कहीं न कहीं आवेश का ही एक रूप है। ऐसे ही ये हम लोगों ने एक परीक्षण किया होगा, ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी हम लोग किसी सरफेस को रगड़ते हैं, जैसे मान लो बस की सीट पर बैठे हो और रगड़ कर के उठ रहे हो, इधर-उधर जा रहे हो और अपने शरीर को अगर हम रगड़ते हैं, तो और उसके बाद हम बस के हैंडल को जैसे ही पकड़ते हैं, अक्सर वो जो धातु की हैंडल होती है, जैसे उसको पकड़ते हैं, वैसे आपको एक शॉक लगता है, एक करंट सा महसूस होता है। ये जितने भी चीज़ें हैं, या फिर अभी जैसे हम लोग जो वायुमंडलीय जो बादलों के कारण जो विद्युत प्रवाहित होती है, जो तड़ित होता है, जो बिजली आप कहते हैं चमकती है, वो भी कहीं न कहीं आवेश का ही एक प्रभाव है। और भी जब हम जो कंघी होती है, कंघी से अपने बालों को रगड़ते हैं, उसको रगड़ने के बाद अगर हम कागज़ के छोटे से टुकड़ों के पास उस कंघी को ले जाते हैं, तो उस कंघी से वो छोटे टुकड़े ऐसे चिपकने लगते हैं। तो इन सारी जगहों पर आवेश का ही एक प्रभाव है, जिसको कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं और उसको प्रेक्षण करते हैं। तो आवेश समझने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, और ये आपको पहले से ही पता है कि आवेश जिसको हम चार्ज कहते हैं, ये किसी पदार्थ में कैसे आता है। अच्छा, जो भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो, हर पदार्थ जितने भी होते हैं, वो अणु या परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो परमाणु मतलब एटम जो होता है, उसमें आपको पता है वो वैसे तो उदासीन होता है, लेकिन उदासीन है इसका मतलब उसमें जितना पॉजिटिव, जितना धनात्मक आवेश होता है, उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। तो उसमें हमको सबको पता है कि भाई एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का आवेश ऋणात्मक होता है और जो अ, नाभिक है, उसमें जो प्रोटॉन है उसका आवेश धनात्मक होता है। तो इनको जोड़ करके एक जो अणु होता है, एक परमाणु जो होता है, परमाणु, वो उदासीन हो जाता है। तो आवेश, ये जो भी हम लोग जब रब करते हैं, स्किन को रब करते हैं या ग्लास की रॉड को हम किसी कॉम्ब से रब करते हैं या रेशम के कपड़े से हम उसको रगड़ते हैं, ऐसा करने में क्या होता है कि इन परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो हर पदार्थ में जो परमाणु हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर पदार्थ में अपने परमाणु से वो उसी तरीके से नहीं बंधे होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसमें जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने परमाणुओं से सहजता से बंधे होते हैं। तो जब भी कोई फ्रिक्शन होता है या कोई उसको रगड़ता है,
तो रगड़ से वो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ सकते हैं, और जब वो छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद जो उदासीन थी, अगर हम देखें बात करें इसमें डिस्कशन ये करें कि मान लेते हैं कि ये भाई एक परमाणु है, इसमें ये नाभिक हो गया और ये कक्षाएं हो गई। तो मान लो इसमें भाई एक धनात्मक चार्ज है, धनात्मक आवेश है, इसको मैंने कह दिया Q धनात्मक आवेश है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। तो ये जो ऑर्बिट में इसमें कक्षाओं में जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके सबका चार्ज माइनस Q होगा, माइनस Q होगा या ऋण Q होगा। तो ये प्लस Q है, इसके नाभिक का आवेश प्लस Q है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका कुल आवेश अगर माइनस Q है तो कुल मिलाकर इस परमाणु पर जो कुल आवेश हुआ वो 0 हो गया, शून्य हो गया। अब जैसे ही मान लो इसकी वैल्यू, इसका जो परमाणु होगा कुछ होगा, इसकी वैल्यू, इसका मात्रा होगी, ऐसा कुछ है। तो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये, अच्छा, चार्ज की जो इकाई होती है कूलाम होती है, तो मान लो नाभिक में +10 कूलाम चार्ज है, मान लिया मैंने, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कुल आवेश है वो -10 कूलाम है। तो भाई कुल मिलाकर ये 0 हो गया, बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अब रगड़ से क्या होगा, ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉन्स अपने परमाणु से सहजता से बने हैं, उनको जैसे दूसरे ठोस पदार्थ के संपर्क में लाया जाएगा वैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर अलग हो सकता है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ भाई कि जो पदार्थ पहले उदासीन था उसमें अब अगर हम देखें कि कुल आवेश कितना है, तो धनात्मक आवेश तो नाभिक को तो कोई छेड़ नहीं सकता आसानी से, तो नाभिक में तो अभी इतना ही आवेश रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के जाने से जो आवेश था वो मैंने मान लिया कि कम हो गया, तो कुछ कम हो गया, मैंने मान लिया चलो कि ये कम होकर के ये बच गया -9 कूलाम। हालांकि इतना नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन ये एक एग्जांपल है। मान लो कई सारे इलेक्ट्रॉन चले गए और 1 कूलाम चार्ज मैंने कहा चला गया नेगेटिव का, तो कुल मिलाकर अगर इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, इन सब का चार्ज मैंने मान लिया, एक कन्वेंशन है, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि अगर मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के साथ -1 कूलाम का चार्ज अगर चला गया तो उससे क्या होगा भाई, उससे ये होगा कि कुल मिलाकर अब +1 कूलाम आ गया, इसमें देखो 10 और 9 +1 कूलाम। तो पहले ये 0 आ रहा था, शून्य आ रहा था, अब इस परमाणु के ऊपर कुल आवेश कितना है, धनात्मक हो गया, ये धनात्मक हो जाता है। तो धनात्मक आवेश का मतलब सिर्फ ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अभाव, अगर किसी भी परमाणु में, किसी भी ठोस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स का अभाव होता है उसी कारण से वो धनात्मक आवेश में परिवर्तित हो जाता है। इसका उल्टा अगर होता तो धनात्मक हुआ क्या, अगर हम कहें कि धनात्मक आवेश क्या है, इसको परिभाषित किया जाए तो धनात्मक आवेश क्या होगा भाई, बहुत आसान काम है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अभाव, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का अभाव होने पर वो पदार्थ धनात्मक आवेश में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, इसका उल्टा अगर किया जाता, अगर इसमें ये किया जाता कि भाई पहले इसमें +10 ये जो कूलाम चार्ज था, जो आवेश था +10 कूलाम का जो नाभिक में है, अब इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन एक आ जाता है, ये ग्रहण कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो जाएगा भाई, अब इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम को चार्ज लेकर आता है, ऐसा मैंने मान लिया है, तो अब इसमें कुल मिलाकर ना 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 11 कूलाम चार्ज हो गए, मान लो 11 कूलाम चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स तो कितने भी हो, तो अब कुल मिलाकर ये कितना हो गया, -1 कूलाम, तो ऋणात्मक हो गया ना, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या होगा, अगर ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या होगा, क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य, अगर आपसे कोई कहे कि भाई ऋणात्मक आवेश क्या होता है,
तो आपको कहना है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जो आधिक्य होता है वही उस पदार्थ को ऋणात्मक कर देता है। तो इस प्रकार से हम ये परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो आवेशित है वो दो प्रकार के आवेश ग्रहण कर सकता है। एक तो वो धनात्मक आवेश ग्रहण कर सकता है, एक ऋणात्मक आवेश हो सकता है। तो धनात्मक आवेश होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का अभाव होना चाहिए और ऋणात्मक आवेश होने के लिए पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आवेश अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य या अभाव है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य या अभाव ही आवेश है। आवेश जैसा कि हम लोग अभी ये इसमें बातचीत कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी आवेश होगा वो दो तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। और इस तरीके, हालांकि ये द्रव्यमान के जैसे ही होते हैं। द्रव्यमान में सिर्फ ये बात है कि भाई वो सिर्फ धनात्मक हो सकता है, लेकिन आवेश जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ऐसे कई से प्रयोग हैं जिसको हम इन प्रयोगों से पता कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन आवेश का जो प्रभाव है वो हम कहीं ना कहीं